हेलो दोस्तों, डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको देखने को मिलता है। फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ होता है। 38 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आज का जो प्रैक्टिस सेट है 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नीलगिरी, शिमला, कोलकाता या फिर भायखला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह जो भायखला रेलवे स्टेशन है कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण जो है किस देश के द्वारा दिया गया था या किया गया था? तो मिचोंग जो नामकरण किया गया था 2023 नवंबर में, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम जो मिचोंग था यह म्यांमार ने दिया था। मिचोंग म्यांमार म। ठीक है, तो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता? तो जो है यहाँ पर भारत देश ने जीता। किसने? तो भारत देश ने अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 जो है वह भारत देश ने जीता। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। और उपविजेता रही या किसको हरा के जीता? तो बांग्लादेश को हरा के जीता। किसने? तो भारत ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो रणविजय अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मध्य वायु कमान का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? तो प्रयागराज में जो है मध्य वायु कमान का मुख्यालय स्थित है। इस अभ्यास का उद्देश्य था भारतीय वायुसेना की संयुक्तता, एकीकरण और इलेक्ट्रिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो जो हैं पटियाली स्थान से संबंधित हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था जो अमीर खुसरो हैं। इनका जो पूर्ण रूप था या पूर्ण नाम था। अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कासगंज, ठीक है, जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को जो है हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है, या फिर खड़ी बोली का जनक हम कह सकते हैं, खुसरो जी हैं। ठीक, इन्हें तोतिया ए हिंद या तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि सूची है और इसको सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस सूची को। तो यहाँ पर देखिए आप, फिरोजाबाद में क्या होता है? तो कांच की चूड़ियाँ होता है। क्या होता है? कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में होती हैं। और खेल का सामान जो होता है वह कहाँ पर होता है? तो मेरठ में होता है खेल का सामान। ठीक है, नजीबाबाद में जो होता है वह प्लाईवुड का काम होता है। और सहारनपुर में जो है कागज़ व लुगदी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए का जो है कौन सा होगा? तो ए का दूसरा होगा। तो ए का दूसरा यहाँ पर ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन सी भी है। मेरठ में यानी कि बी में जो है पहला होगा। तो बी में पहला इन दोनों ऑप्शंस में है। ठीक, और सी में जो है कौन सा होगा? चौथा होगा। तो सी में चौथा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा जो है पाई डंडा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के जो अहीर समुदाय है ना, इनके द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। और यह एक प्राचीन नृत्य है। कौन सा? जो पाई डंडा है ना, यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। किसके? तो भगवान कृष्ण की जो है जीवन पद्धति से इसका संबंध है। ठीक,
और यहाँ पर जो नटवाड़ी है यह किस राज्य के द्वारा है? तो नटवाड़ी जो है कथक से निकला, ठीक है, कथक से निकला हुआ एक नृत्य है और यह उत्तर भारत में जो है किया जाता है। और यह जो भगौरिया नृत्य है, यह भगौरिया नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। और यह जो कर्मा नृत्य है ना, कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? नगर निगम नहीं है तो यहाँ पर मेरठ में तो है, बरेली में भी है, गाजियाबाद में भी है, लेकिन जो रायबरेली है ना, यहाँ पर नगर निगम नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रायबरेली है यहाँ पर नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है। ठीक है, कहाँ पर? तो रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की जो संख्या है वर्तमान में कितनी है? तो 17 है। कितनी है? 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है नगर निगम जो है वह कौन कौन से हैं? तो मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और जो है शाहजहांपुर। यहाँ इन सभी स्थानों पर जिलों में क्या है? नगर निगम का विकास है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था उर्दू को द्वितीय राजभाषा? तो 1989 में। कब? 1989 में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम जो 1989 हुआ था, इसी के द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा जो है वह कौन सी है? तो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी जो है संबंधित हैं किस घराने से? गिरिजा देवी का जो संबंध है ना वह किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। किस घराने से? तो बनारस घराने से संबंध है गिरिजा देवी का जो संबंध है। ठीक, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। कौन? गिरिजा देवी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के कारण जो है इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरिजा देवी को जो है ना ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक है, ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक, गिरिजा देवी को जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972 में, कब? पद्मश्री 1972 में दिया गया। पद्म भूषण जो है 1989 में दिया गया पद्म भूषण। ठीक, और पद्म विभूषण जो है कब दिया गया? तो 2016 में दिया गया। ठीक है, किनको? तो गिरिजा देवी को। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं लखनऊ घराने से, तो लखनऊ घराने से जो है प्रमुख लोग कौन थे? तो उस्ताद मम्मू खां, उस्ताद आबिद हुसैन, उस्ताद विलायत अली खां, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद मुन्ने खां, उस्ताद मियां तिलंगा, उस्ताद मोहम्मद खां और उस्ताद आफाक हुसैन। यह सभी जो हैं कहाँ से संबंध रखते हैं? तो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। और इनमें सभी में क्या लगा हुआ है? तो उस्ताद 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 लगा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यदि आगरा घराने की बात करते हैं तो आगरा घराने से जो है जो प्रमुख कलाकार हुए वह फयाज खान हुए, लफाकत हुसैन खान हुए और दिनकर काकिनी हुए हैं। कहाँ से? तो जो है आगरा घराने से। बनारस घराने से यदि बात करते हैं तो बनारस घराने से जो है समता प्रसाद, अनोखेलाल मिश्रा, नन्हू महाराज, किशन महाराज, आशुतोष भट्टाचार्य, प्रकाश महाराज, चंद्रनाथ शास्त्री, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये सभी जो है कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बनारस घराने से संबंध रखते हैं। और अगला है ग्वालियर घराना। यहाँ से किनका संबंध है? तो हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये सभी जो हैं कहाँ से हैं? तो ग्वालियर घराने से हैं। ठीक है, और शंकर पंडित, ठीक है, कृष्णराव शंकर पंडित, ये भी जो है ग्वालियर घराने से हैं। और जो ग्वालियर घराना है ना यह सबसे पुराना घराना है, तो यह भी आप याद रखें, सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो सन 2015 में आरंभ किया गया था कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री वाला। ठीक है, इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना है और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए खेलों के संबंध में वाडा का क्या अर्थ है? खेलों के संबंध में वाडा का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है यह वाडा का फुल फॉर्म है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसकी
स्थापना 1999 में, कब? 1999 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए की गई थी, जो वाडा की स्थापना है। ठीक है, खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन जो है वह कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। किसका? तो जो वाडा है। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि नाटी निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो नाटी है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो नाटी है ना, यह हिमाचल प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यह जो नाटी लोक नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है और इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी नृत्य में जो है ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख नृत्य हैं वह कौन से हैं? तो कोलाट्टम, बुट्टा, बोम्मालू, यह जो है कहाँ से हैं? तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? ऐसा कौन सा मार्ग है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य संपर्क प्रदान करता है? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, नेशनल वाटरवेज। यहाँ पर जो है जल मार्ग की बात किया गया है, तो नेशनल वाटरवेज 2 जो है भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग जो फर्स्ट है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो है यह गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में स्थित है और इसकी जो लंबाई बनती है वह 1620 किलोमीटर बनती है। ठीक, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, NW1। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। हॉकी के महान जादूगर, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक, कहाँ पर? तो प्रयागराज में हुआ था। यहाँ पर देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय फिल्म दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है 9 जनवरी को, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन गर्ल जो है की आत्मकथा है, गोल्डन गर्ल की आत्मकथा है, यानी कि जो है पीटी ऊषा की जो है आत्मकथा है। तो वर्ष 1987 में प्रकाशित गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा की जो है क्या है? आत्मकथा है। पीटी ऊषा की आत्मकथा कौन सी है? गोल्डन गर्ल है। कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में। पीटी ऊषा या फिर जो है पयोली एक्सप्रेस एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। कौन? पीटी ऊषा। ठीक, वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। कौन? पीटी ऊषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखिए सौरा चित्रकला उड़ीसा से सही है, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश से यह भी सही है, फड़ चित्रकला राजस्थान से यह भी सही है, लेकिन जो गुलेर चित्रकला है कर्नाटक से यह गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गुलेर चित्रकला का संबंध जो है कहाँ से है? तो जो है हिमाचल प्रदेश से है, HP से, हिमाचल प्रदेश से है। गुलेर चित्रकला एक पहाड़ी शैली चित्रकला है जिसके चित्रों का मुख्य विषय रामायण तथा महाभारत की घटनाएं रही हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? IFSC का जो पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, यह जो है एक 11 अंकीय अक्षरांकीय यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो किसी बैंक की विभिन्न शाखाओं की पहचान करने में मदद करता है। और यह जो है नेफ्ट, ठीक है, NEFT, नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS यानी कि तत्काल भुगतान सेवा, या फिर RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, IFSC कोड में 4 अक्षर होते हैं जो बैंक के नाम को दर्शाते हैं और अन्य 7 अंक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 तक थी, ठीक है। दूसरी जो है वह 56 से 61 तक थी, ठीक है। तीसरी जो है 61 से जो है 66 तक थी, और चौथी जो है वह 1969 से, ठीक है, 1969 से 74 तक थी। और ये 66 से 69 के बीच में, 66 से 69 के बीच में जो है क्या था, तो योजना अवकाश दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 56-61 थी, ठीक। यह योजना जो है किस पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक। और इसमें जो है औद्योगिकरण को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को जो है क्या दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 तक, इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और यह जो है किस पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक में, यह जो है किस, इसमें जो है हरित क्रांति हुई थी। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, जो 61 से 66 तक हुई थी। और इसमें महत्व किसको दिया गया था? कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें न्याय और गरीबी हटाओ, इस पर जो है जोर दिया गया था, ठीक। और जो योजना अवकाश था 1966 से 69 के बीच में हुआ था। तो ये सभी जो है बिंदु को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य में जो है सबसे बड़ी लैगून झील वह चिल्का झील है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील और खारे पानी की जो है झील चिल्का झील, यह उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर स्थित है, ठीक। और यह जो कोलेरू झील है, कोलेरू झील भी कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। लोकटक झील की बात करते हैं तो यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। और यह जो झील है इसी में जो है एक उद्यान बनाया गया है। वह कौन सा उद्यान है? तो वह जो उद्यान है कैबुल लामजाओ है। क्या है? तो कैबुल, ठीक है, कैबुल लामजाओ जो है यह एक क्या है? लामजाओ, लामजाओ, कैबुल लामजाओ जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। और यह ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से जो है किसके अपक्षयण से हुई है? तो काली कपास मृदा की जो संरचना है ना, वह विदरी यानी कि फिसर ज्वालामुखीय चट्टान से हुई है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ठीक है। और काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। और काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काला सोना जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम काली मिट्टी को कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो जो पक्षियों का महाद्वीप है यह किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका जो है जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। इस कारण इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले जो है आपका वह राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। दूसरा जो है वह आपका कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरा जो है कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और चौथा जो है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो है चौथा स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को, पहला राजस्थान को, द्वितीय मध्य प्रदेश को और तृतीय जो है किसको? तो महाराष्ट्र को। और यदि हम जनसंख्या में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के मामले में पहला स्थान प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद में वर्णित है? तो सत्यमेव जयते को जो है मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी, कब 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, यह जो है इसके 3 क्या हैं, इसमें 3 आश्रमों का जिक्र है। वह कौन से आश्रम हैं? तो ब्रह्माश्रम, ठीक है, गृह आश्रम और जो है वानप्रस्थ आश्रम, ये 3 आश्रमों का जिक्र छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ठीक, मांडूक्य उपनिषद जो होता है वह सबसे छोटा उपनिषद है। अगला प्रश्न है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना, वह द्रविड़ शैली में किया गया है। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में किया गया है, वह भी कृष्ण प्रथम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह फ्रांसीसी जौहरी कौन था? तो वह फ्रांसीसी जौहरी जो है ट्रेवरनियर था। कौन था? ट्रेवरनियर जो है ऐसा जौहरी था, फ्रांसीसी जौहरी था जो मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किया था। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये ट्रेवरनियर था, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और जो बर्नियर थे यह शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। पीटर मुंडी जो थे, ठीक है, पीटर मुंडी यह भी जो है शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। निकोलो मनुची जो हैं यह भी शाहजहाँ के ही शासनकाल में आए थे। कैप्टन टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस यह भी जो हैं जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक, और जो रॉल्फ फिंच हैं ये अकबर के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से जो है किस आयोग की नियुक्ति की थी? किस आयोग की नियुक्ति की थी कर्जन ने? तो फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर आयोग, यह जो फ्रेजर आयोग था कब आया था? तो 1902 में आया था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी कर्जन ने। ठीक है, कर्जन के समय गठित अन्य आयोग कौन से थे? अकाल आयोग, रेलवे सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1904, यह सभी जो हैं कर्जन द्वारा स्थापित आयोग थे। और यहाँ पर यदि बात करते हैं जो हंटर आयोग है कब आया था? तो हंटर आयोग जो है जो पहला वाला है 1882 में आया था। कब? 1882 में आया था, और यह शिक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है, हंटर ने इसको लाया था। और एक हंटर आयोग है, वह है कब का? तो 1919 का है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक, और यह जो किचनर आयोग है यह कब आया था? तो में आया था, किचनर आयोग आया था। ठीक है, और यहाँ पर मैकडोनाल्ड आयोग जो आया था वह कब आया था? तो 1955 में आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। कब की थी? तो 1916 में की थी। ठीक है, वह भी मदन मोहन मालवीय द्वारा एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो बनारस में। ठीक, मदन मोहन मालवीय से संबंधित जो कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि 4 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे मदन मोहन मालवीय जी। महामना की उपाधि से इनको विभूषित किया गया। अभ्युदय तथा लीडर पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो मदन मोहन मालवीय जी ही हैं। किसके? तो अभ्युदय और लीडर पत्रिका के संपादक। ठीक, अलीगढ़ जो मुस्लिम कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में। ठीक है, और इसका जब इस स्थापना हुई थी उस समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किया गया था। हिंदू कॉलेज की यदि बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1899 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? तो जो है कृष्णदास जी गुरवाल ने किया था। ठीक, और जो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज है यह 1800 में स्थापित हुआ। कब? 1800 में स्थापित हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर जो है
जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से जो है कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? तो जो भारत का न्यायवादी होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है, यह भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार जो है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष का होता है? भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से जो है 5 वर्ष तक का होता है? तो यहाँ पर जो है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ठीक है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित समवर्ती सूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में कौन सा विषय वर्णित है? तो यहाँ पर जो दंड प्रक्रिया है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। पुलिस, कारागार तथा लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से जो है किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? भोजन का पाचन किस में पूरा होता है? तो भोजन का पाचन पूरा होता है और मुंह से जो है शुरू होता है। ठीक है। तो मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन का प्रारंभ जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। मनुष्य में प्रोटीन का जो पाचन होता है वह आमाशय में होता है। बड़ी आंत में जो है अपचित खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टमाटर में जो है मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल के अलावा जो है इसमें मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। किसमें? टमाटर में। एसिटिक अम्ल को जो है एथोनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एसिटिक अम्ल जो होता है एथोनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल है एक कार्बनिक अम्ल है जो कई सब्जियों और फलों जैसे केले और अंगूर में पाया जाता है। और जो टार्टरिक अम्ल होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6 होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जब दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो एलिमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। ठीक। और यह जो तार होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका? तो नाइक्रोम का तार बना होता है। ठीक है। विद्युत फ्यूज जो होता है वह एक संरक्षणात्मक उपकरण होता है जो सर्किट के अति विद्युत धारा संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। और यह टिन और लेड की मिश्र धातु से बनी होती है जो फ्यूज होती है। ठीक। टंगस्टन जो होता है धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है जो टंगस्टन होता है। लास्ट प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। पित्त एक हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है जिसका स्राव जो है यकृत करता है। इसमें जल, पित्त, ठीक है, इसमें जल, पित्त अम्ल, पित्त वर्णक तथा अन्य अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। किसमें? तो पित्त में। ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन था जीके जीएस का शाम 5 बजे का कंप्लीट होता है। और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।